लेस देन एल, ये जो रेडियस है स्मॉल आर इट इज़ वेरी वेरी लेस देन एल की हमने कंडीशन देखी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम ये बोलते हैं कि इफ अ करंट आई फ्लोज थ्रू द कॉइल देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इज गिवन बाय तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक लॉन्ग सोलेनॉइड का है वो हम जानते हैं वो ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर जो स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर होता है। तो कैपिटल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, जो एल क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब क्या है, जब हम लेंथ की 1 यूनिट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम 1 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने टर्न्स आपको मिल रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, ठीक है। तो ये होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। हम ये जानते हैं कि हर एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हमने बी ए क्यों बोल दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को, हमें तो बी ए कॉस थीटा बोलना चाहिए था, हमने बी ए क्यों बोल दिया। तो आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी एक कॉइल की बात कर रहा हूँ ना, टर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो जो एक टर्न है उसका एरिया कैसे हो गया, इस तरीके से, एरिया का वेक्टर भी इस तरीके से हो गया, है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो यही होता है। कैसे, हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो गया, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही तो जा रहा होगा स्ट्रेट लाइन, और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी यही, तो हम ये कहेंगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। और जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो फिर वो क्या हो जाएगा, cos 0, तो बी ए cos 0, यानी कि सिर्फ बी ए हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इज इक्वल टू बी ए। और जो ये बी ए है, इस बी ए को हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स तो हो गया बी ए, इस बी ए को क्या लिखेंगे, ये जो बी है ना बेटा, इस बी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए वेयर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो है अगर उसका एक छल्ला देखें, अगर उसका एक रिंग देखें तो सर्कल है, और जब वो सर्कल है तो सर्कल का रेडियस क्या बोला है इन्होंने, रेडियस आर बोला है। तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो क्या करिए, ये एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर भी मेंशन कर देंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन अभी रुकिए जरा। Therefore, magnetic flux linked with entire solenoid is flux linked with each turn into total number of turns. तो flux linked with each turn तो ये हो गया। तो क्या है, magnetic flux linked with entire solenoid, magnetic flux linked with entire solenoid is equal to flux linked with each turn हर एक टर्न में फ्लक्स कितना होगा, वो मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न वो हमने अभी निकाला, म्यू नॉट एन आई ए। उसके अलावा ये जो स्मॉल एन होता है ये होता है कैपिटल एन अपॉन एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह मैं लिखूंगा स्मॉल एन इंटू एल, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन इज एन स्क्वायर एल ए आई म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि भाई निकालना तो हमको सेल्फ इंडक्टेंस से, कहाँ फ्लक्स के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला कैसे था, हमने सेल्फ इंडक्टेंस में ये देखा था कि भाई ये जो फ्लक्स होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज एल इंटू आई। तो हम ये जानते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि बट फाई इज इक्वल टू एल आई इज इक्वल टू एल आई इज इक्वेशन नंबर 3। तो कंपेयर
कंपेयर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सिंपल है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, तो अगर मैं इसको नहीं से कैपिटल एन की टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल एन है, इस स्मॉल एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एन अपॉन एल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल ए, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बोलो भाई, सभी को क्लियर, सही है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जरा देखते हैं, इफ द कॉइल, अब एक चीज़ और है, इफ द कॉइल इज बाउंड ओवर अ मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर, म्यू आर केस का हो गया एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर जिसको बोल देते हैं, तो कई बार क्या है ना कि इसका मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यही जो सोलेनॉइड है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है, ठीक है। तो जब भी कभी हमको किसी भी सोलेनॉइड का अगर हमको उसका मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, तो उसके अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर डालकर छोड़ दीजिए, उसका मैग्नेटिज्म 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर। जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर कंडक्टिव होगा, सॉफ्ट आयरन कोर कंडक्टिव होता है, कंडक्टिव होता है, तो सर वो नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम सोलेनॉइड बना रहे हैं ना, तो ये जो है इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, ये सीधा सीधा कॉपर वायर नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक। चलिए जी, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे हम कभी किसी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना, ट्रांसफार्मर जैसे हमारे घरों में जो एसी लगे हुए हैं उनका जो स्टेबलाइजर होता है, तो वो जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बनी रहती है, तो और जब फैक्ट्रीज से वो बनकर आता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि बॉक्सेस में पैक है, हालांकि थर्मोकोल वगैरह होता है, लोग फेंकते भी हैं उसको, लेबर फेंकती भी है, तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो है वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं टच हो जाएँ, ओवरलैप हो जाए, तो फिर तो ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो याद रहे इंसुलेटेड होते हैं सारे, ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। If the coil is wound over a material of high relative magnetic permeability mu r, then L is equal to, आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है म्यू नॉट, इस म्यू नॉट को रिलेटिव परमिएबिलिटी की टर्म्स में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट को लिख देंगे, म्यू नॉट की जगह आप लिख देंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। भाई हमको क्या करना है, एल की जगह हमने एक तरह से म्यू कर दिया, एल की जगह हमने म्यू कर दिया, तो म्यू एन स्क्वायर एल ए ये हो गया, और ये जो म्यू है, इस म्यू का ही फॉर्मूला ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, इस फॉर्मूले की जगह बस म्यू नॉट की जगह आपने डाल दिया म्यू नॉट म्यू आर और एन स्क्वायर एल ए, एन स्क्वायर एल ए, ठीक है जी। और वही मामूली सा चेंज जिसमें हो जाएगा कि एल इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर डाल दो, म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एन, ये और ये दो नए फॉर्मूले बस ये बन गए कि अगर आपको ये बता रखा है कि कोई एक ऐसा मटेरियल हमने, कोई सॉफ्ट आयरन कोर जैसा मटेरियल हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जिससे उसकी थोड़ी सी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, आप म्यू नॉट की जगह बस आप इस पूरे टर्म में आप म्यू आर और इंक्लूड कर देंगे, म्यू आर और इंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आपसे ये कहेंगे कि भाई आपने हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाला कोई मटेरियल तो आपने यहाँ डाल दिया, तो वो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो ये होती है, जैसे म्यू आर है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी वो होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो वो ये कहेंगे कि भाई आपको एक दूसरा मटेरियल, एक आयरन कोर है, वो आपने सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो फिर इसका जो इंडक्टेंस है एल वो कितना बढ़ जाएगा, तो इंडक्टेंस कितना बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस म्यू आर और मल्टीप्लाई कर देना बस। तो इधर भी आपने म्यू आर मल्टीप्लाई कर दिया, देख लीजिए एक म्यू आर आ गया, और इधर भी क्या है कि एक म्यू आर और, ठीक है ना। तो लास्ट में आप डेरिवेशन करने के बाद लास्ट में एक चीज़ बस ये और,
अच्छा जी, इसके बाद जरा देखिएगा पेज नंबर 16 पर हैं अब हम। पेज नंबर 16 पर फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस। सॉफ्ट आयरन पोरस होता है, रिटेंटिव होता है। कौन सा वाला? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन रिटेंटिव होता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर जल्दी करता है और लूज भी जल्दी करता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही चीज़ है कि बहुत जल्दी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, बहुत जल्दी यूज़ करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसको यूज़ करा जाता है। और जो हार्ड आयरन होता है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो एक्वायर तो कर लेता है, तो वो यूज़ नहीं करता, तो वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट तो हो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आयरन सॉफ्ट आयरन है, वो किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड में एनहांस करता है? मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है ना कि ये पहली चीज़ तो सॉफ्ट और हार्ड में अंतर पता है कि सॉफ्ट को सॉफ्ट और हार्ड को हार्ड क्यों कहा जाता है? कि वो इजीली मोल्ड हो जाता है। बस यही है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है सॉफ्ट आयरन के कम, हार्ड आयरन के कम। मेरा मतलब उससे था मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी से, रिलेटिविटी। वही मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी, मैंने सिर्फ आपको दोनों में अंतर बताया। मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी समझ में आ गया कि सॉफ्ट वाले की ज़्यादा है, हार्ड वाले की कम, ठीक है। और उसको जितना, वो करंट पर भी डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाएंगे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और जब हम हार्ड की बात करेंगे बढ़ेगी उसकी भी, लेकिन अगेन वही है कि वो लूज़ नहीं कर पाएगा अपना मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे सर? आयरन डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों जाता है? अच्छा, वो बढ़ क्यों जाता है? वो बढ़ क्यों जाता है? अच्छा, क्योंकि वो शायद इस तरीके मैंने सोचा नहीं आयरन डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों जाता है। नहीं सर, मुझे जहाँ मतलब हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब उस डेफिनेशन में ये है कि आपको एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपको एक कॉइल बाउंड कर देनी, मतलब एक वायर को ही आप बाउंड कर देंगे तो वो कॉइल की शेप ले लेगा ऑटोमेटिकली, वो सीधी बात है, वो सोलनॉइड बन जाएगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर डालने से उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता नहीं। कोई बात नहीं सर, बाद में बात करें। चलो ठीक है, चलिए जी। तो फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म की वजह से बढ़ता है। क्या कह रहे हो बेटा? क्योंकि आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है, तो सारी लाइन को अंदर खींच लेता है, इसलिए होता है। सर अगेन क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि फेरोमैग्नेटिक आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, तो वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करने को अपने अंदर खींच लेगा सारी, तो और ज़्यादा टाइम अंदर तो फिर तो सर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जानी चाहिए। चलो मैं कंफ्यूज हूँ था, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। हाँ, मैं एक बार इसको कंफर्म करके फिर डिस्कस करता हूँ उस टॉपिक, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जरा देखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा? तो भाई ये इसके फॉर्मूले से ही क्लियर है कि ये किस किस पर डिपेंड करेगा। तो पहला देखिए नंबर ऑफ टर्न्स। तो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। is directly proportional to n square, है ना। तो ये दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड लार्जर इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ए थर्ड देखिएगा परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। The self-inductance of a solenoid increases mu r times if it is wound over an iron core of relative permeability mu r। तो वो mu r times बढ़ जाता है। हमने देखा कि नॉर्मली तो ये था mu नॉट n स्क्वायर LA, ठीक है। और अगर हमने एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी mu r जिसकी है वो मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करा तो बस वो mu r और इसके अंदर मल्टीप्लाई तो mu r टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, बस। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं इसका, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन सर एक सेल्फ होती है, एक म्यूचुअल होती है ना। सर एक सेल्फ होती है और एक म्यूचुअल होती है। हाँ, एक सेल्फ होती है और एक म्यूचुअल होती है। तो अब म्यूचुअल वाला देखिए। म्यूचुअल वाला टॉपिक ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कहा था कि पीछे भी एक मैंने आपको रीज़न बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये कहा था कि बाई चेंजिंग द बाई वेरिंग द करंट इन द नेबरिंग कॉइल।
तो नेबरिंग वाली कॉइल में, बराबर वाली कॉइल में अगर हम करंट चेंज करते हैं तो उसके बराबर वाली कॉइल का भी मैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक में अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में बराबर वाली कॉइल में भी कुछ चेंज हो रहा है जो कि कनेक्टेड भी नहीं है उसके साथ। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, ड्यू टू अ चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो जरा इसका डायग्राम देखिए। यहाँ पर एक बैटरी है, इधर एक स्विच है कि स्विच को हम इस तरीके से बंद कर देंगे, इधर एक रियोस्टेट है RH, ये हो गया। और फिर इधर हम एक सेकेंडरी कॉइल बना रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल में हमने जरा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रखे हैं। ठीक है जी, कंसिडर टू कॉइल्स P एंड S। तो P फॉर प्राइमरी कॉइल, S फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो कंसिडर टू कॉइल्स P एंड S प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। The coil P is connected in series to a battery and a battery B and a rheostat RH through a tapping key K। तो tapping key क्या है? स्विच है ये ऑन ऑफ करने के लिए। इसको टैप करेंगे ऑन हो जाएगा, फिर से दोबारा टैप करेंगे हट जाएगा, ऑफ हो जाएगा। The coil S is connected to a galvanometer G. When a current flows through coil P, it produces a magnetic field which produces a magnetic flux through coil S। तो coil इसमें क्या होता है? The coil S is connected to a galvanometer G। जो coil S है इसको मैंने बोल दिया coil B, इसको बोल दिया coil S। The coil S is connected to a galvanometer G। coil S एक galvanometer G से connected है। When current flows through coil P, जब coil P में current flow करता है, it produces a magnetic field which produces a magnetic flux through coil S। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा P में, प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के साथ साथ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसमें P में, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ये अपनी पड़ोस वाली को मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, और वो कैसे पता चल रहा है? वो कैसे पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आया तो इसमें करंट भी प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही तो करंट प्रोड्यूस होता है। और करंट की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी जो नीडल है वो हिलने लगेगी, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा हम ये कहेंगे कि अरे इसके अंदर तो करंट आ गया, इसको तो कनेक्ट भी नहीं कर रखा, ये क्या चक्कर है। ठीक है, तो देखिए आगे, इन द करंट इन द कॉइल P इज वेरीड। अगर कॉइल P में करंट हमने वेरी करना शुरू कर दिया, तो जब हम इसमें करंट वेरी करेंगे तो क्या होगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एस चेंजेस। तो जब करंट वेरी होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो वो भी वेरी होगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही क्या हो जाता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया तो भाई करंट हो गया पैदा, और जब करंट आ गया तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये है विच इंड्यूसेस एन ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इन इट as seen from the deflection in the galvanometer। तो as seen from the deflection in the galvanometer, तो ये चीज़ जो है ये ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्व करी गई कि भाई हमने तो कनेक्ट भी नहीं करा, और कनेक्ट ना करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गया। द कॉइल P इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल S इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। कॉइल P को प्राइमरी कॉइल, कॉइल S को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिएगा, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकाला था, ऐसे म्यूचुअल का निकाला। कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। उधर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ अ करंट। तो आप ये देखिए कि जितना करंट इसमें आएगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डेवलप होता चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स linked with secondary coil, linked with
coil is directly proportional to current in the primary coil. Current in the primary coil तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बोल दिया और इसके जो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है उसको आई बोल दिया। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ आ गई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वाली। बस अंतर कितना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस में प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में, करंट किसका लेना है, प्राइमरी कॉइल का। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एम आई, वेयर दिस एम, ये जो एम है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वेयर द proportionality constant m is called the coefficient of mutual inductance or coefficient of mutual induction of the two coils। ठीक, और यहाँ पर भी वही है कि E is equal to minus d phi by dt, ये तो हम जानते ही हैं। E is equal to minus d phi by dt, अब phi की जगह mi रख लो, E is equal to minus d into mi upon dt। करंट तो चेंजिंग करंट है लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, तो E is equal to minus mdi by dt। ऐसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी ऐसे यूनिट भी हेनरी होती है। ठीक है जी, देखिए एक टॉपिक तो ये बचा हुआ है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। ठीक है, तो एक तो ये टॉपिक है, ये करेंगे। इसके अलावा इसमें सिर्फ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बचा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपका ये चैप्टर खत्म है ना, 99% आप श्योर कल खत्म ही हो जाएगा, और कुछ और बचा है इसमें। तो कल रेगुलर क्लास में करते हैं इसको। इस चैप्टर में तो नहीं है। अच्छा, नहीं इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में उससे पहले मैंने कोई नहीं है, ट्रांसफॉर्मर है नहीं। मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा अगर है तो है। ठीक है, मैं देख लूँगा। हो सकता है एसी जनरेटर हो, एसी वाले चैप्टर। हाँ तो करूँगा उसको, एसी वाले में। ठीक है ना, हाँ कल वही टाइम